हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 3 जनवरी 2022 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। तो अब ये वीडियो मॉर्निंग में अपलोड हो जाया करेगी, सुबह 6 बजे। रात में ही प्रीमियर लग जाएगा ताकि आपको यकीन रहे कि हाँ सुबह में ये 6 बजे वीडियो आ जाएगी। मंडे टू सैटरडे पीआईबी की वीडियो अपलोड होगी। बाकी करंट अफेयर्स और वोकैबुलरी क्लासेस ऑल डे चलेंगी, याद रखिएगा। तो अब सारी वीडियोज़ मॉर्निंग में आ जाएंगी। कल से वोकैबुलरी की क्लासेस भी सुबह में 7 बजे अपलोड हो जाएंगी। तो इस तरह से मॉर्निंग में वीडियो आ जाएंगी। इससे हमारा कंटेंट और बेहतर हो पाएगा, क्योंकि एसएससी सीजीएल हो, नाबार्ड हो या फिर आरबीआई ग्रेड बी हो, कोई भी एग्ज़ाम, स्टेट पीएससी हो, यूपीएससी हो, कंटेंट बेहतर होना चाहिए। एग्ज़ाम निकालने के लिए कंटेंट जो है रिलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ गए और जाके एग्ज़ाम दे दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कंटेंट स्ट्रांग होगा तभी हम एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, और उसके स्ट्रांग होने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी और उसके लिए चाहिए टाइम। तो इसीलिए जब मॉर्निंग में वीडियो हो जाएगी तो मेरे पास पूरे दिन का टाइम रहेगा कंटेंट को बेहतर करने के लिए, और फिर शाम को रिकॉर्ड कर सकता हूँ मैं, अगले दिन सुबह में वीडियो आ जाएगी। चलिए आज का पहला आर्टिकल देखते हैं। इंडिया का जो एग्रीकल्चरल या फिर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट है, वो पिछले डिकेड में यानी लास्ट डिकेड में स्टेडी पेस में रहा है, यानी लगातार बढ़ा है। तो यूपीएससी में आपने देखा स्टेटमेंट देखा होगा, कई जगह पे यूपीएससी में स्टेटमेंट आपने देखी होगी। स्टेटमेंट लिखा रहता है पिछले दशक में इंडिया का जो फूड एंड एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट रहा है वो स्टेडी पेस पे रहा है। तो आप सोचेंगे स्टेडी पेस पे रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। या फिर पूछ लेंगे डबल डिजिट ग्रोथ रेट रही है, CAGR इतना रहा है, तो थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा आपको पता होना चाहिए। उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। लास्ट डिकेड की बात की गई है, यानी 2011-12 से 2020-21 तक की। देख लेते हैं। इंडिया का एग्रीकल्चरल या फिर प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट पिछले एक दशक में यानी लास्ट 10 ईयर्स में स्टेडी पेस पे रहा, यानी लगातार लगभग बढ़ता रहा है। हालांकि कई सारे लॉजिस्टिक्स के चैलेंजेस भी आए ग्लोबल ट्रेड में, लेकिन फिर भी आप स्टडी पेस देखेंगे हमारे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में। अगर एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट की बात की जाए तो एपिडा की बास्केट का जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है वो 2020-21 के दौरान 20,674 मिलियन डॉलर रहा। कितना? 20,674 मिलियन डॉलर रहा है 2020-21 के दौरान। और ये कितना था 2011-12 में? 17,321 मिलियन डॉलर। तो आप देख पाएंगे कि पिछले 10 वर्षों में लगभग 3,500 मिलियन डॉलर के आसपास बढ़ा है। ये डाटा रिलीज किया गया है कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कॉमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स। एपिडा भी कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत आता है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री मत समझिएगा उसको। देखिए टॉप 3, अगर हम एक्सपोर्ट प्रोडक्ट की बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर की सिर्फ बात हो रही है, याद रखिएगा यहाँ पे। तो नॉन बासमती राइस इंडिया का टॉप एक्सपोर्ट आइटम रहा है पिछले 10 वर्षों में। ये स्टेटमेंट ही आपसे यूपीएससी स्टेट पीएससी के एग्जाम में पूछी जाती है कि नॉन बासमती राइस हैज़ इमर्ज्ड एज इंडिया टॉप एक्सपोर्ट आइटम इन लास्ट डिकेड। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, याद रखिएगा। जो टोटल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट होता है एपिडा की बास्केट का, उसमें 1/4 यानी 25%, यहाँ पढ़ लीजिए आप, 1/4 क्या है? नॉन बासमती राइस है। टोटल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का 1/4 नॉन बासमती राइस है। टॉप 3 प्रोडक्ट की बात करें तो देखिए नॉन बासमती राइस 23% जाता है, 1/4 लगभग है ही नहीं, लगभग 1/4। सेकेंड नंबर पे बासमती राइस जो कि 1/5, और थर्ड नंबर पे बुफेलो मीट है। तो ये टॉप 3 कमोडिटीज़ हैं एग्रीकल्चर के अंतर्गत। आपको याद रखना है टॉप 3 जो कमोडिटीज़ हैं वो टोटल एग्रीकल्चर शिपमेंट का 58% बनाती हैं। ये फैक्ट आपको बहुत अच्छे से रटे होने चाहिए। बेनिन, नेपाल, बांग्लादेश, देखिए नॉन बासमती राइस के लिए टॉप डेस्टिनेशन है। बेनिन, नेपाल, बांग्लादेश। कहीं आप बासमती राइस के लिए मत लगा दीजिएगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। देखिए नॉन बासमती राइस के लिए बेनिन, नेपाल, बांग्लादेश 2020-21 में टॉप 3 डेस्टिनेशन रहे। वहीं अगर मैं बात करूं बासमती राइस की 2020-21 में, तो बासमती राइस के लिए टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन रहे सऊदी अरब, ईरान, इराक। ठीक है, तो नॉन बासमती राइस के लिए बेनिन, नेपाल, बांग्लादेश। बासमती राइस के लिए सऊदी अरब, ईरान, इराक। वहीं बुफेलो मीट एक्सपोर्ट की बात करूं तो हांगकांग, वियतनाम, मलेशिया। आराम से आप इजीली याद कर सकते हैं, इंटरचेंज मत करिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। WTO की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट रहा है वो 2019 में 37
मिलियन डॉलर से ऊपर चला गया। कितना? 37,000 मिलियन डॉलर से ऊपर चला गया, जो कि 2010 में 23,000 मिलियन डॉलर के आसपास था। यानी इंडिया का जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट रहा है उसकी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रही है 5.49% लास्ट 10 ईयर में। कितनी? 5.49% रही है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इंडिया के एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट की। और वर्ल्ड का एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट की कंपाउंड ग्रोथ रेट रही है 3.11%। ये दोनों वैल्यू आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर की रही है 5.49% लास्ट 1 डिकेड में। वहीं ग्लोबल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रही है 3.11%। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, पहली बात तो CAGR का फुल फॉर्म ही आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आप ये देखेंगे। वर्ल्ड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बात करें तो 2019 के दौरान इंडिया का शेयर था 2.1%। वहीं 2010 में ये 1.71% था। तो कुछ खास इंप्रूव नहीं हुआ है। इंडिया की रैंक की जाए वर्ल्ड वाइड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में तो इंडिया की रैंक 2010 की बजाय 2019 में स्लिप हुई है। 2010 में इंडिया की रैंक एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में 17 प्लेस पे थी 2010 में, और 2019 में होगी 16 प्लेस पे। तो क्या हुई है? स्लिप हुई है, याद रखिएगा। तो WTO ये डाटा रिलीज करता है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट का। टॉप 3 एपिडा एक्सपोर्ट मैंने आपको बता दिया। शेयर टर्म में है नॉन बासमती राइस, बासमती राइस और बुफेलो मीट, ये है शेयर टर्म में। 2011-12 में अगर शेयर टर्म की बात की जाए तो ग्वारगम टॉप पे था, फिर बासमती राइस और फिर बुफेलो मीट था। यानी तब नॉन बासमती राइस कहीं था ही नहीं। बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एपिडा द्वारा एक्सपोर्ट क्वालिटी सर्टिफिकेशन के लिए पूरे भारत में 220 लैब, कितनी? 220 लैब स्थापित किए गए हैं। एपिडा देख लीजिए, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एपिडा की स्थापना जो है एपिडा एक्ट 1985 के द्वारा की गई थी। कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत आता है, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है ईयर एंड रिव्यू आया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर का। तो 31 दिसंबर को पूरा साल खत्म हो गया है। कुछ खास नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। अचीवमेंट्स दिखाई गई हैं 2021-22 के दौरान, यानी अभी 9 महीने ही हुए हैं, उनकी अचीवमेंट्स दिखाई गई हैं। 2021-22 में खरीफ क्रॉप का जो है प्रोडक्शन डाटा अवेलेबल है, वो भी फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट के हिसाब से खरीफ क्रॉप में फूड ग्रेन प्रोडक्शन 150.50 मिलियन टन रहना चाहिए। ऑयल सीड्स के हिसाब से 23.39 मिलियन टन रहना चाहिए। शुगर केन 419.25 मिलियन टन रहना चाहिए। तो ये आया है फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट का डाटा। आप सोचेंगे फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट का डाटा क्यों बताया? देखिए, सितंबर में नाबार्ड फेज 1 हुआ था, इन्होंने सेकंड एडवांस एस्टिमेट का डाटा पूछा था, जबकि उस समय तक फोर्थ एडवांस एस्टिमेट का डाटा आ गया था। तो भैया पूछ कुछ भी सकते हैं, ठीक है। PM किसान सम्मान निधि 1.60 लाख करोड़ रुपीज़ जो है अभी तक डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा भेजा जा चुका है 11.54 करोड़ के फार्मर के बैंक अकाउंट में। फिर किसान मानधन योजना, जिसमें गारंटीड पेंशन मिल जाती है, लगभग 21.5 लाख फार्मर जो है रजिस्टर कर चुके हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में। उसके अलावा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ का है ना, आपको पता ही है। इसके तहत 8,702 प्रोजेक्ट जो है सैंक्शन किए जा चुके हैं, और इन 8700 प्रोजेक्ट के लिए 6,254 करोड़ जो है अमाउंट सैंक्शन किया जा चुका है। गवर्नमेंट ने माइक्रो इरिगेशन फंड का कॉर्पस जो है इंक्रीज कर दिया। पहले नाबार्ड के तहत 5,000 करोड़ था, फिर 5,000 करोड़ और कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया? 10,000 करोड़ कर दिया। ये 10,000 करोड़ करने के लिए 15th फाइनेंस कमीशन ने कहा था। इसकी वजह से माइक्रो इरिगेशन एरिया बढ़ेगा। माइक्रो इरिगेशन एरिया की बात करें 2015-16 से अभी तक प्रधानमंत्री पर ड्रॉप मोर क्रॉप प्रोग्राम के तहत 59.37 लाख, कितना? 59.37 लाख जो एरिया है उसको माइक्रो इरिगेशन में कवर किया गया है। फिर कुछ समय पहले ही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार लॉन्च हुई थी। इसमें क्या हुआ? 286 प्रोजेक्ट के लिए 1034 करोड़ जो है अप्रूव किए जा चुके हैं। तो ये छोटा सा आर्टिकल था एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये आर्टिकल, इसके बाद वाला आर्टिकल और उसके बाद वाला भी आर्टिकल। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज ने 2021 के लिए अपना ईयर एंड रिव्यू जारी किया है। बहुत बेहतरीन ईयर रहा है MSMEs के लिए। MSMEs के लिए आपको पता ही है स्कीम लॉन्च की गई थी, डिस्ट्रेस्ड एसेट फंड सबऑर्डिनेट डेट फॉर स्ट्रेस्ड MSME क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की गई थी। ये स्कीम 24 जून 2020 को लॉन्च की गई थी, बाद में 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जनवरी 2021 से नवंबर 2021 तक
क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम के तहत 537 बारोवर्स को लगभग 60 करोड़ की जो है क्रेडिट गारंटी दी जा चुकी। कितने की? 60 करोड़ की। SRI एक फंड बनाया गया, ठीक है, श्री फंड। ये कैटेगरी 2 का अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है सेबी के तहत। जो श्री फंड बनाया गया उसमें मदर फंड भी है, डॉटर फंड भी है। जो मदर फंड है वो 10,000 करोड़ का है और कहा गया है इसको डॉटर फंड की मदद से 50,000 करोड़ का कर लिया जाएगा। श्री फंड में क्या है? MSME इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड देना है और ये जो फंड है इसको मैनेज किया जाएगा NSIC वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड के द्वारा, जो कि NSIC की क्या है? सब्सिडरी है और ये कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, कंपनी एक्ट 2013। फिर उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, इसमें क्या? MSME रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को इंटीग्रेट कर दिया गया था इनकम टैक्स GSTIN सिस्टम से। इससे क्या हुआ? MSME की सारी जानकारी इनकम टैक्स के पास भी रहेगी और लोग सोच रहे हैं उद्यम पोर्टल जो है हमारे लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, हमें लोन मिल जाएगा। नहीं नहीं, इनकम टैक्स GST की सारी जानकारी आपकी गवर्नमेंट की वहाँ पहुँच रही है। अब रिटेलर्स और जो होल सेलर्स हैं उनको भी MSME में शामिल कर लिया गया है, वो भी उद्यम पोर्टल के तहत रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो देखिए जो ये रिटेलर होल सेलर्स हैं, अगर उद्यम पोर्टल के तहत रजिस्ट्रेशन किया है तो इनको जो लोन मिलेगा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आएगा, याद रखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को भी रिटेल ट्रेडर्स के तौर पर देखा गया है। इसका मतलब क्या हुआ? वो भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आ जाएंगे, उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं स्ट्रीट वेंडर्स। उसके अलावा समाधान पोर्टल का एक सब पोर्टल लॉन्च किया गया, समाधान.msme.gov.in। इसमें जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की मंथली पेमेंट्स अगर किसी MSME के पास बाकी हैं तो भैया उसकी कंप्लेन MSME कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी वो पेमेंट उनको दिया जाएगा। MSME चैंपियन स्कीम भी फॉर्मुलेट की गई। इसमें पहले जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम चल रही थी उसके 6 कंपोनेंट्स को मर्ज कर दिया गया MSME चैंपियन स्कीम। और पर्पज़ ये था MSME चैंपियन स्कीम में कि टेक्नोलॉजी का यूज़ किया सके MSME की बेहतरी के लिए। बाद में प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो कि 2008 में लॉन्च किया गया था। अभी तक 7.23 लाख माइक्रो इंटरप्राइजेस को मदद दी जा चुकी है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत। आपको पता ही है माइक्रो इंटरप्राइजेस पे फोकस किया जाता है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम पे, ताकि लोगों को रोजगार दिया जा सके इनकी वजह से। तो 17,542 करोड़ की सब्सिडी अभी तक दी जा चुकी है। इस वर्ष की बात की जाए तो जो यूनिट हैं इस्टेब्लिश की गई है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत, उसमें से 80% क्या है? यूनिट रूरल एरियाज़ में है और उन 80% में से 50% यूनिट जो है उनका हेड जो है SC ST या फिर वुमेन कैटेगरी से इंसान है। देखिए जनवरी 2021 से नवंबर 2021 तक 85,030 माइक्रो इंटरप्राइजेस को मदद की जा चुकी है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत। इन 85,030 माइक्रो इंटरप्राइजेस को 2500 करोड़ से ऊपर लोन दिया जा चुका है एम्प्लॉयमेंट के तहत, जिससे लगभग 6.80 लाख लोगों को फायदा पहुंचा है। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की नोडल एजेंसी कौन सी है? KVIC, जो कि MSME मिनिस्ट्री के तहत आती है। बाद में MSME संबंध पोर्टल भी लॉन्च किया गया। ये प्रोक्योरमेंट को मॉनिटर करने के लिए लॉन्च किया गया है कि भैया जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं वो टाइमली पेमेंट करती हैं कि नहीं। MSME संबंध पोर्टल 8 दिसंबर 2017 को लॉन्च किया गया था। फिर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का ईयर एंड रिव्यू आया, देख लेते हैं। सबसे पहले बात की गई स्वामित्व स्कीम, यानी सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, यानी कि जो विलेज एरिया में लैंड हैं उनकी मैपिंग करना, सर्वे करना और लैंड राइट लोगों को देना। ये सर्वे किया गया है, मतलब कि ये सर्वे किया जाना है आपके स्वामित्व स्कीम के तहत। स्वामित्व स्कीम 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च की गई प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा। नेशनल पंचायत डे इसी दिन होता है। तो रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स यानी लैंड राइट्स के रिकॉर्ड बनाने के लिए स्वामित्व स्कीम लॉन्च की गई है। जितने भी रूरल हाउस होल्ड ऑनर हैं उनके लैंड का राइट रिकॉर्ड इसमें होगा। पंचायती राज मिनिस्ट्री और सर्वे ऑफ इंडिया का ज्वाइंट इनिशिएटिव है। देखिए गांव में क्या होता है, लोग कब्जा कर लेते हैं जो गरीब लोग होते हैं उनकी ज़मीन पर, लेकिन स्वामित्व स्कीम के तहत अगर रिकॉर्ड ऑफ लैंड बन जाएगा, ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ लैंड बन जाएगा कि ये लैंड इसके नाम पे है, तो बाद में कोई कब्जा नहीं कर सकता उस पर। ग्राम समाज की ज़मीन है तो भी कब्जा नहीं हो सकता। पायलट बेसिस पर अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच में लॉन्च किया गया, ये राज्य थे। अब अप्रैल 2021 से मार्च 2025 के बीच में पूरे देश में सर्वे होना है विलेजेस का, और हर जगह पे ये जो लैंड रिकॉर्ड है इनको मेंटेन करना है। तो 2022 तक पूरे देश को इस नेटवर्क में कवर कर लिया जाएगा
और 2025 तक उनका डाटा जो है आपके स्वामित्व पोर्टल पर आ जाएगा। सर्वे ऑफ रूरल लैंड, ये सब तो आबादी इनहैबिटेड एरिया, ये तो आपको पता ही है। बाद में यहाँ से देख लीजिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा जल्दी से जल्दी प्रॉपर्टी की मैपिंग करने के लिए और हाउस होल्ड ऑर्डर को लीगल राइट देने के लिए। दिसंबर 2021 तक लगभग 90,000 गाँवों में जो है ड्रोन्स ने उड़ान भर ली है। बाकी ये इतना कहाँ आप याद रख पाएंगे, 36 लाख प्रॉपर्टी कार्ड ये तैयार किए जा चुके हैं लगभग 28,500 गाँवों के लिए। जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसने रूरल लोकल बॉडीज़ के लिए एलोकेशन निर्मित किया है। रूरल लोकल बॉडीज़ के लिए 2020-21 में 60,000 करोड़ यानी 60,750 करोड़ दिए गए। बाद में 21 से 26 के लिए 2,36,805 करोड़ दिए गए हैं 15th फाइनेंस कमीशन द्वारा। देखिए, जो ग्रांट होती है वो दो तरीके की होती है, यानी जो 2,36,805 करोड़ दिए गए हैं रूरल लोकल बॉडीज़ के लिए, दो तरीके से दिए गए हैं। पहली बात तो बेसिक, जिसको अनटाइड ग्रांट कहते हैं, 50% तो ये होती है। फिर होती है आपकी टाइड ग्रांट, जो कि होती है 50%। जो अनटाइड ग्रांट होती है उसको सैलरी के अलावा आप कहीं भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन जो टाइड ग्रांट होती है उसमें से पहले से बता दिया जाता है कि ये सेक्टर है, टाइड ग्रांट सिर्फ इनके लिए खर्च होगी। जैसे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई और सैनिटेशन के लिए टाइड ग्रांट खर्च करनी है। 15th फाइनेंस कमीशन की बात करें तो इस बार इसने हेल्थ ग्रांट भी रिकमेंड की है। 2021 से 26 के लिए अच्छा हुआ हेल्थ ग्रांट रिकमेंड कर दी, वरना ओमिक्रॉन भी आ गया था। मतलब होता क्या, तो हेल्थ ग्रांट जो रिकमेंड की है 70,051 करोड़ की है। उसमें से रूरल कंपोनेंट कितना है हेल्थ ग्रांट का, 43,928 करोड़। तो आपको रूरल इंडिया पे फोकस करना है हेल्थ ग्रांट के लिए, 43,928 करोड़ एज पर 15th फाइनेंस कमीशन। उसके अलावा जो पंचायती मिनिस्ट्री है वो पीपल्स प्लान कैंपेन सबकी योजना सबका विकास इंप्लीमेंट कर रही है 2018 से। सबकी योजना सबका विकास, ये क्या है, हॉलिस्टिक एंड इंक्लूसिव पंचायत डेवलपमेंट प्लान है। क्या नाम है, सबकी योजना सबका विकास, 2018 से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। नेशनल पंचायती राज डे मैंने आपको बता दिया, 24 अप्रैल 2021 को फ्री बनाया गया। कोरोना चले चाहे कुछ भी, नेशनल पंचायती राज डे मना के रहेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल हिस्ट्री ऑफ कल्चर का लास्ट आर्टिकल है, बहुत बेहतरीन आर्टिकल। देखिए आप, देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है जो 2022 है। आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है इंडिया। 12 मार्च 2021 को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च कर दिया था। कहाँ से, साबरमती आश्रम अहमदाबाद से। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने दांडी पद यात्रा को भी हरी झंडी दिखाई थी इस ओकेजन पर। चरखा कैंपेन लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा वोकल फॉर लोकल को सपोर्ट करने के लिए। 2021 जो है वो 125वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। कोलकाता में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कमोमरेशन यानी जो पार्टी थी उसको लॉन्च किया भाई। 125वीं जो बर्थ एनिवर्सरी मनाने की पार्टी थी उसको लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। उसके अलावा कहा कि अब 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा और कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में इसकी घोषणा की। बाद में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा उदयपुर साइंस सेंटर इनॉग्रेट किया गया उदयपुर त्रिपुरा में। याद रखिएगा, ये साइंस के द्वारा कल्चर प्रमोशन का 22nd साइंस सेंटर है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत साइंस सेंटर स्थापित किया गया उदयपुर में, ठीक है। उसके अलावा गांधी पीस प्राइज 2019 के लिए अनाउंस किया गया। 2019 के लिए जो गांधी पीस प्राइज मिला है वो ओमान के शासक मरणोपरांत मिला है सुल्तान काबूस बिन सायद अल सायद को। 2020 के लिए गांधी पीस प्राइज किसको मिला है, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, इनको मरणोपरांत मिला है ढाका में 2020 के लिए, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 5 पिलर्स बताए इन्होंने। 75 जो ईयर हो रहे हैं उसके कंप्लीशन के तौर पर सेलिब्रेट करने के लिए 5 पिलर बताए। फ्रीडम स्ट्रगल, आइडियाज़ एट 75, अचीवमेंट एट 75, एक्शन एट 75, डिसॉल्व एट 75। तो ये 5 पिलर मतलब मोदी जी ब्रांडिंग, आप पता है बीजेपी ब्रांडिंग। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून 2021 को मनाया गया। थीम क्या था, योगा इज़ एन इंडियन हेरिटेज कैंपेन के तहत। थीम नहीं सॉरी, योगा और हेल्थ से रिलेटेड थीम था वो, खैर योगा इज़ एन इंडियन हेरिटेज ये कैंपेन लॉन्च किया गया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिला इंडिया में 2 साइट्स को। पहली बात तो काकतीय रुद्रेश्वरा टेम्पल जिसको रामप्पा टेम्पल कहते हैं तेलंगाना में है, उसको आपको मिला क्या, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग। बाद में धौलावीरा को भी मिला जो कि हड़प्पन साइट है और यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया धौलावीरा से रिलेटेड। देखिए इस बार यूनेस्को की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसकी 44th बैठक हुई थी
फुजाओ चाइना में, वहीं पर ये वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिला है। और इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई 38 से बढ़कर 40। ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? चाइना में हो गई, पहले तो इटली में थी मेरे ख्याल से, चलिए फिर देख लेंगे कभी। अर्जुन राम मेघवाल मिनिस्टर ऑफ कल्चर हैं। इन्होंने 18वीं मीटिंग अटेंड की है एससीओ कल्चर मिनिस्टर की, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो कल्चर मिनिस्टर हैं उनकी 18th मीटिंग हुई है। कहाँ? तजाकिस्तान में, क्योंकि एससीओ की अध्यक्षता इस समय तजाकिस्तान की है। इस दौरान गाला कंसल्ट हुआ और उसका रेगुलेशन जो है सभी एससीओ मेंबर्स ने क्या अडॉप्ट किया, गाला कंसल्ट का। बाद में एक कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम साइन किया गया है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ सर्बिया के बीच में। तो सर्बिया और इंडिया के बीच में कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ये आपको याद रखना है, पहली बार लॉन्च किया गया है 11 अक्टूबर 2021 को। तो बस इतने ही आर्टिकल थे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, गुड बाय एंड जय।